नमस्कार दोस्तों, फेयर कॉपी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आज का पेपर आपका बहुत अच्छा रहा होगा। और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो आप गोले वहाँ पर लगा करके आए हैं उनके सही जवाब क्या क्या हैं। ठीक है, मेरे पास जो सेट है दोस्तों वो सेट नंबर है W, है ना। ध्यान रखिएगा, मेरे पास जो सेट है मैं अपने W सेट के अनुसार मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। सेट से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब चलते हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले आपका DI का क्वेश्चन दिया है, तो जिसको कठिन लगता है DI करने में उसके लिए थोड़ा सा ये था कि इसको बाद में करना था उनके लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, इनके आंसर सिर्फ बता रहा हूँ कि इनके सही आंसर क्या हैं। हम पूरी विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसका जो है वो बी ऑप्शन सही था W सेट में। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूं इसमें, तो जो आपका ए क्वेश्चन आंसर है वो इसके लेकर के सही था। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो उसका सी आंसर जो है वो सही था। ठीक है जी, तो ये हमने तीन क्वेश्चन यहां पर देखे हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां से बात करते हैं हम लोग जी। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करेंगे दोस्तों, तो 4 में जो है आपका आंसर नंबर ए जो है वो आपका सही है। और अगर मैं बात करूं इसके लिए क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है आपका, फिफ्थ में जो है आपका इसका आंसर नंबर जो है दोस्तों वो डी सही है आपका। ठीक है, ये आंसर सही है। तो ये तो हो गए हमारे DI को लेकर के बात करें अपन लोग। अब अगर चलते हैं अपन आगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन किस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है संस्थाएं बनाई गई हैं। तो अपन सही जोड़ी अगर इसको देखें अपन दोस्तों, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो छठे क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर जाता है दोस्तों सेकंड वाला जो आंसर है इसका वो सही है आपका। सेकंड वाला ये सही है। ठीक है जी, इसका सेकंड वाला सही, बोले तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट जो है वो सही है इसका। ठीक है जी, अब अपन चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ये जो है आपका बोट वाला जो स्पीड वाले हैं उसका सवाल है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों सेकंड वाला जो है वो आंसर इसका सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, सातवें के बाद हम लोग आठवें क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो आठवें क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों कि कौन सा आपका आंसर सही है। तो इसका आपका जो आंसर सही है दोस्तों, आठवें का भी आपका सेकंड जो है बी आंसर जो है वो आपका जो है सही है। ठीक है जी, अब चलते हैं अपन लोग नौवें सवाल की तरफ। यहां पर जी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। तो जो है दोस्तों इसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो इसका सही आंसर है। वो ही क्या थी इसकी पहली इंडिपेंडेंस के बाद जो एजुकेशन कमीशन बनी थी वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो बना था। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, नोवा का जवाब था ये। अब हम पहुंचेंगे कहां पर, 10वें के सवाल जो आपको दिख रहा है उस पर जाते हैं हम। नोइंग दैट यू फाइंड अलजेब्रा मोर डिफिकल्ट देन योर सिस्टर डज बट दैट यू कुड इम्प्रूव विद प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये है दोस्तों मेटा कॉग्निशन, इसको कहा जाता है कि आपको अपने बारे में पता हो और आप मेहनत करेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। ये मेटा कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट जो है वो उसका है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपके 10 सवाल। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है जी, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू। आपको पता होगा टेलीपैथी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कहलाती है। उसमें किस माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों फिजिकल सेटिंग, शेयर्ड बिलीव्स जो होते हैं, और साथ में हम कहेंगे वैल्यूज जो हैं, इनके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। और जो है कॉन्टेक्स्ट है उसके आधार पर भी हम वहां पर बात करते हैं। तो ये आंसर आपका हो जाता है थर्ड वाला जो है वो सही आंसर आपका यहां पर मिलेगा। ठीक है, माइंड टू माइंड जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पर नॉइज जो है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो मैनिपुलेशन नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों। 10वें के बाद 11वां हो गया आपका, फिर हम पहुंचेंगे कहां पर, फैक्चुअल सवाल है आपका 12वां जो है वो फैक्चुअल सवाल है। ठीक है जी, तो इसमें हम लोग देखेंगे कहां पर, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है, आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर्स डिग्री ऑनर्स रिसर्च इंजीनियरिंग और प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ 4 years, द क्रेडिट लेवल अर्नड इज।
ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका थर्ड वाला जो आंसर है वो आपका सही जवाब है। ये फैक्चुअल है, ये लिस्ट है पूरी कंप्लीट, तो उसको आपको पता होनी चाहिए। अब अगर बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अपन बात करेंगे विच फैल्सी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, people with cases of flu should be kept in quarantine because it has never been disproven as the best means of keeping the disease from spreading। इसको हम कहते हैं अपील टू दी इग्नोरेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जरा, कि जब हम किसी चीज को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हम किसी ने उसको नकारा नहीं है। ठीक है, तो जब इस ऐसी अगर हम फॉल्सियम लेके चलते हैं तो इसे हम कहते हैं अपील टू दी इग्नोरेंस। तो जो 13 क्वेश्चन है उसका आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। अपील टू इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अपील टू इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि किसी ने इसको डिस्प्रूव नहीं किया है, इसलिए हम इसको मान रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही थी कि दुनिया जो है सूर्य जो है वो अर्थ का परिक्रमा लगा रहा है, और सब मान रहे थे। क्यों? क्योंकि किसी ने इसको डिस्प्रूव नहीं किया। ठीक है, फिर बाद में किसी ने डिस्प्रूव किया, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सूर्य धरती के नहीं, जबकि धरती सूर्य के जो है परिक्रमा करता है। तो ऐसी जब हम गलती करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपील टू दी इग्नोरेंस हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, मैं अभी इसका आंसर देने से अभी थोड़ी देर बच रहा हूं, मैं आपको थोड़ी देर से इसका आंसर बताऊंगा दोस्तों। अब आगे चलते हम लोग 15th नंबर पे हम जाएंगे। सवाल जो रहेगा आपका ये है। ठीक है जी, तो 15 नंबर का सवाल जो है वो साइंस के बच्चों के लिए बड़ा आसान सा रहा होगा, परंतु जो है कॉमर्स या फिर अलग स्ट्रीम के बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल्स, जो हैं उसमें कौन कौन से इसमें जो है वो मदद करते हैं। तो इसका आंसर भी हमारा दोस्तों क्या है? आपका डी आंसर है इसका, फॉर दैट इज BDE। ठीक है जी, BDE इसका जो सवाल है, बोले तो B, D और E। ठीक है जी, अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां पर दोस्तों? 16 पर पहुंच जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका वो आपसे कहा जा रहा है मैच दी फॉलोइंग आपको यहां पर करनी है। तो इसका आंसर जो मिलेगा आपको दोस्तों सेकंड नंबर का जो है, ए का I, B का थर्ड और C का 2 जो है, और D का IV जो है ना, ये ऐसा करके आपको ये मिलेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्या बात कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड दी सेंसेस एक्सेप्टेबल। तो ये एक्सपीरियंस की जब बात है तो एम्प्रिसिज्म जो है दोस्तों, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा, दैट इज थर्ड नंबर का हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात करता है एम्प्रिसिज्म। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे 18 की। ठीक है जी, अब 18 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें आपका जो होता है ए ही जवाब जो है वो सही है आपका। ए में बोले तो आप क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ हो जाएगा आपका। ठीक है जी, बी का जो है थर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, और अपन बात अर्थशास्त्र जो है वो आपने चाणक्य का देखा होगा, और न्याय सूत्र जो है वो गौतम जी ने दिया हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कहानी आ जाएगी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POPs। तो इसका फुल फॉर्म तो बड़ा सिंपल सा है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं, इसका सही जवाब रहेगा, दैट इज A। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कहां पर? यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। अब यहां पर ये कहा गया है कि देखिए, The second 5-year plan for implementation included the recommendation of the following। जो सेकेंड 5-year प्लान था उसमें किस किस के रिकमेंडेशंस को जोड़ा गया था। अच्छा, ये पैटर्न है जो मुझे यूजीसी का बड़ा भयानक सा लगता है, जो बड़ा ही एक विचित्र सी कहानी है। अब देखिए कि ये क्या कह रहे हैं आपसे। अब सिंपल सी बात है, देखिए इसने क्या दिमाग लगाया, मतलब हेड्स ऑफ टू दी पीपल जो जिसने कि ये पेपर बनाया है, वो आपसे देखिए क्या कह रहा है कि सेकेंड 5-year प्लान कब बना है आपके देश में। तो ये स्टार्ट होता है दोस्तों 1956 से स्टार्ट होता है। अब अगर आपको ये पता है कि सेकेंड 5-year प्लान कब आया है, और आपको ये पता है कि ये डिफरेंट एजुकेशन, अब ये सवाल जो है वो हायर एजुकेशन का है, देखिए आप, ये किसका है? हायर एजुकेशन का है। और ये इकोनॉमिक का सवाल है कि सेकेंड 5-year प्लान कब आया। अब अगर आपको ये कमेटी पता है कि कब कब बनी थी ये कमेटी, तो आप फिर ऐसा जज कर लोगे कि यार जब 1956 से हमारा सेकेंड 5-year प्लान आया था,
और इससे पहले कमेटी बनी होगी तो हमने उसके रिकमेंडेशन लिए होंगे, और अगर बाद में बनी होगी तो हमने उसके रिकमेंडेशन नहीं लिए होंगे। जैसे कि अगर आपको पता है 3 ईयर डिग्री कोर्सेज कमेटी जो है ना, ये किस कमेटी में रिकमेंडेशन बताए थे? कोठारी कमीशन में बताए गए थे। तो ये कब बनी थी? 1964 में बताए गए थे। अब 1964 अगर हम बात करें तो ये तो 65 का मतलब ये ई आंसर नहीं हो सकता। अब ई कहाँ है? तो ई यहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है। अब बचे कौन से आपके ए और बी बचे दोस्तों। तो अगर हम इन सब कमीशंस की बात कर लेंगे हम लोग, तो हम ये देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है जो ये 1948 में आया था दोस्तों, ठीक है जी। लैंग्वेज कमीशन जो है आपके देश में वो बना था 1955 में बना था, ठीक है। और रूरल हायर एजुकेशन जो है वो 1956 में बना था। और कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये भी लगभग थोड़ा सा लेट बना था ये। तो आंसर इसका हो जाना चाहिए ए, बी और सी, दैट इज फर्स्ट आंसर इसका होना चाहिए, जो मेरा अनुमान है। बाकी का एक बार आंसर की फाइनल का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बट ये जो पैटर्न था ये बड़ा लाजवाब पैटर्न पूछा था यूजीसी ने, ठीक है जी। अब चलते हैं दोस्तों अपन कहाँ पर, अब हम चलेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं कोर्स। अब देखिए ये बड़ी विचित्र सी बात कर दी इसने और बड़ी अच्छी बात करी। लेवल देखिए आप इसका कि नॉर्मली आपको क्या होता है कि स्वयं का कोऑर्डिनेटर कौन है, एक सामान्य सा सवाल बनता है। वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। तो नॉन टेक्निकल के लिए दोस्तों क्या होता है आपका यूजीसी जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है जी। चलिए फिर आप बातें करते हैं आगे, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो कंप्यूटर में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइज इज आर ट्रू। कौन सा सही है? तो सही में आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये केबी बड़ा होता है क्या? नहीं, एमबी से बिल्कुल बड़ा नहीं होता है। ये 999 एमबी क्या 50 जीबी से बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि है ना बहुत छोटा होता है एमबी से, तो 1 जीबी में ही से भी कम लिखा हुआ है। 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB। ऑब्वियसली सर यही क्या है इनका सही जवाब है। तो उसने पूछा कि कौन सा सही है, तो आंसर आ जाएगा आपका ओनली सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न लिखा हुआ है कि 2350 बाइट्स इन स्मॉलर देन 2 KB, उससे छोटा होता है कि नहीं, उससे ये क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है जी। चलिए तो ये आंसर आ गया आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये सवाल आपका आ गया भैया, द स्पीड ऑफ बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा हिंट मार दूं मैं कि जब डाउन स्ट्रीम हम जाते हैं, ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। और अगर हम अगेंस्ट दी स्पीड जाते हैं तो स्पीड जुड़ जाती घट जाती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताऊं, आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, अगर आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं और पानी उल्टी दिशा में जा रहा है, तो पानी अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आर के हिसाब से जा रहा है और आपकी बोट जो है वो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर। तो अब अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहाव दूसरी तरफ है और आप दूसरी दिशा से आ रहे हैं, तो स्पीड में से हम लोग माइनस कर देते हैं। ये इस प्रकार से सवाल आपको यहाँ पर हल करना चाहिए था, ठीक है जी। तो इसका आंसर जो हो जाता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटे से जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस आंसर को आप प्रोपोर्शन के हिसाब से भी निकाल सकते थे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है आपका, विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्क सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन। सो आंसर वुड बी टेलीग्राफ, है ना। इसका आंसर क्या होगा, टेलीग्राफ ही था जिसने कि क्या किया था कि सेपरेशन किया था ट्रांसपोर्टेशन एंड दी कम्युनिकेशन को। अगला सवाल जो है दोस्तों वो है द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इंप्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन। मीडिया माध्यम को अगर हमको इंप्रूव करना है तो क्या करना चाहिए हमको, ठीक है जी। पहला तो ये है, हमें जो शब्द देखोगे उससे समझ में आ जाएगा आपको कि इवेल्युएट करना चाहिए, हमें हमारी चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए और फीडबैक करना चाहिए, पर ऑडियंस को कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों, ACDE। कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा चौथे नंबर पर मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपन अगले सवाल पर। अगला सवाल कहाँ मिलेगा आपको, अगला सवाल मिलेगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 पर हम पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब 26 में हम ये देखेंगे, व्हेन यू ट्राई टू प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ आउटकम वेरिएबल, ठीक है जी, वेरिएबल फ्रॉम वन और मोर वेरिएबल्स यू आर लाइकली टू बी यूजिंग। आप इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते
हैं। तो इसका आंसर हो जाता है सर आपका बाइब्रेट रिग्रेशन एंड जो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन के माध्यम से ही आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल, रिग्रेशन का तो मतलब ही होता है कि x वैल्यू ऑन दी y, y's वैल्यू ऑन दी x, ठीक है, x आपको पता होता है तो आप y की वैल्यू पता करते हैं, ठीक है, तो ये रिग्रेशन के माध्यम से पता चलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंच जाएंगे हम लोग। 27 पर हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, आप इसको बहुत सिंपली कर सकते थे। अगर अपन यहाँ पर देखें तो क्या सही है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या सही है, तो सी सही है, ठीक है। इफ, है ना, आपको यहाँ पर ट्रायल एंड एरर भी खेलना पड़ता है कि इफ ए इज 15% मोर देन बी, देन बी इज यस, ये क्या है, सही है। तो सी कहाँ पर है, सी दोस्तों यहाँ पर है, और सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो बी और डी में से चेक कर लीजिए आप यहाँ पर, बी और डी में से। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको गलत मिलेगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी एंड सी, दैट इज सेकेंड जो है आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हो चुका आपका 27। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following statement are true, ठीक है जी, कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है ना। तो इसमें जो सवाल जो रहेंगे दोस्तों, वो पहला और दूसरा जो है स्टेटमेंट है वो आपका सही है। वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रपोजिशन बाय इटसेल्फ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ कैन अप्लाई टू सिंगल प्रपोजिशंस, ठीक है जी। ये दोनों सही हैं, बोले तो ए और बी, तो ये आपका जवाब क्या हो जाता है, आपका सही जवाब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर जाएंगे दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक्ड फ्रॉम स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एक्सेस टाइम। सबसे जो फास्ट मेमोरी होती है यहां पर जो दी हुई है वो कैश मेमोरी होती है, इससे भी फास्ट आती है एक रजिस्टर, आपने नाम सुना होगा रजिस्टर मेमोरी, बट वो यहां पर है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे फास्ट कौन सा रहेगा आपका, ए लास्ट में कहां पर है वो देख लीजिए आप सर, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, ठीक है जी। कोई ज्यादा कठिन बात नहीं थी यहाँ पर। अगला पहुंच जाते हैं हम लोग सर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। इनके ईयर कब कब बने थे ये आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर अपन देख लेते हैं तो दोस्तों 1964 में ये बना था आपका, और 1969 में ये बना था। अगर आपको दो भी पता है तो शायद इससे आप ई और ए देख लीजिए, आप कहां पर दिख रहा है आपको, ई और ए कहां दिख रहा है, ये थर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है जी। तो यहां से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग यहां पर, ठीक है। अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। आप जब रिसर्च की बात करते हैं तो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इंडक्टिव और एक होती है आपकी डिडक्टिव, ठीक है जी। यहां पर क्या होता है कि आप एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप एक थ्योरी को डेवलप करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है जी। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों सेकंड, इसका जो है वो सही जवाब रहेगा, ठीक है जी। डाटा कलेक्शन करेंगे हम लोग, फाइंडिंग्स करेंगे, फिर हम हाइपोथेसिस कंफर्म करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और जब वो होता है तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, रिवीजन ऑफ द थ्योरीज हम लेकर के आएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द बेस 10 इक्विवेलेंट टू द बेस नंबर ऑफ, हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा 199, दैट इज थर्ड आंसर जो रहेगा वो इसका सही जवाब है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहां पर पहुंच जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सब डिविजन ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी के कौन कौन से यहां पर सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर दो तो क्लियर कट पता है मेरे को कि प्राइमिंग एंड प्रोसीजरल, है ना, प्राइमिंग एंड दी प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है वो आपकी इम्प्लिसिट का पार्ट होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना होता है। सिमेंटिक जो मेमोरी होती है दोस्तों, ये एक्सप्लिसिट का हिस्सा होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। अब वो क्या पूछ रहा है कि बताइए कौन कौन से हैं, तो ए ई तो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। और क्या नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, तो डी ये भी नहीं होगा, डी यहां पर भी नहीं होगा, और ए ई होना चाहिए, तो यहां पर ए ई है, और साथ में क्या हो जाएगा, क्लासिकल कंडीशन इफेक्ट जो है वो भी इसमें आंसर में होगा, तो आंसर नंबर थर्ड बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका 33 नंबर का सवाल था। नाउ वी विल मूव टू दी क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 की तरफ जाएंगे। इंक्रीजिंग कनोटेशन को लेकर के सवाल पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 1 जो है इसका आंसर रहेगा, दैट इज ए,
जिसने इसका गोला मारा होगा वो रहेगा इसका सही जवाब। ठीक है जी, चलिए अब पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर पहुंच जाते हैं हम लोग। 35 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो व्हाट आर द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट ब्रीडर रिएक्टर। तो इसका आंसर दोस्तों आपका जो है चौथा जो है वो सही जवाब है इसका। आप देख लीजिए कि ए सी डी ई मतलब क्या नहीं है आपका, तो बी नहीं है दोस्तों आपका। देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया, ये गलत है, ध्यान रखिएगा, भारत में हैं। ठीक है जी, तो आंसर क्या बन गया आपका ए सी डी ई। ठीक है जी, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल इट इज नोन एज। ठीक है जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि कम्युनिकेशन जब मदद करता है तो क्या इसे हम कहते हैं ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। तो सबसे पहले देखिए ये तो गलत जवाब है आपके। ठीक है जी, डिसरप्टिव रोल और काउंट्रैक्टिव रोल जो हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है जी, अब बचता है कौन सा, प्रमोटिव रोल और डिवोशनल रोल। तो प्रमोटिव रोल मतलब कि चीजों को प्रमोट करना जो आता है वो उसमें आ जाता है। तो इसका आंसर थोड़ा सा मैं लगाऊंगा इसमें जो है डी लगाऊंगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा भी है इसमें, तो ये थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा हमको। ठीक है जी, अब हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो न्याय सिलोगिज्म हैज 5 प्रपोजिशंस, है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड्स डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, अगर आप नॉर्मल इसको नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप इसका टिक मार्क कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो वैज्ञानिक लोग हैं, शोधार्थी जो लोग हैं, शिक्षक जो लोग हैं, फैकल्टी लोग जो हैं, इनको विद्वान लोग कहते हैं ना। तो इसके लिए क्या आंसर बनता है आपका ई, विद्वान जो है वो आपको क्या करता है, डाटाबेस प्रोफाइल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहुंच जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो जाएगा, दो चीजें कर लेते हैं हम लोग। टू इनपुट वॉइस ओवर फॉर प्रेजेंटेशन, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, टू इनपुट अ पिन, पिन डालने के लिए क्या चाहिए रहता है हमको, नंबर पैड, जैसे एटीएम वगैरह पे देखा आपने, वहां पर नंबर पैड डाला होता है, नंबर डालते हैं हम लोग वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देख लीजिए क्या मिलान करना है आपको, ए का होना चाहिए आपका थर्ड, कहां दिख रहा है, ये देखो पहले ही इसे अपन ने चेक मारा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, तो 39 का होना चाहिए आपका थर्ड। अब पहुंच जाते हैं हम कहां पर दोस्तों, a device used to convert a computer's digital signal to an analog signal for communication is called। ठीक है जी, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों मॉडेम कहा जाता है। ठीक है जी, ब्रिज जो होता है वो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, कंप्यूटर में भी यही काम करता है, प्रोटोकॉल्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या जी, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैच दी फॉलोइंग वाला जो सवाल था, ये ए बी सी डी ई एफ जी करके जो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर आपका सही होगा दोस्तों, सेकंड वाला जो आंसर है वो इसका सही होना चाहिए। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर फ्रैक्शंस अगर अपन देखें दोस्तों, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जो मैं लिख करके लेके आया हूँ। इसका मतलब था कि 0.8571, ठीक है जी, फिर था आपका 8461, फिर था आपका 0.8421 और फिर था आपका 0.8636। अब वो आपसे पूछ रहा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो सबसे पहले तो सी आ जाएगा आपका, सो आंसर वुड बी थर्ड जो रहेगा दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। 42 के बाद हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, आपको 43 की तरफ बढ़ जाएंगे। तो 43 को अगर आप देखोगे तो जो इसका है फर्स्ट जवाब जो है वो है क्या है, सही है आपका। ठीक है जी, ये साइंस के लोगों के लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, बट ठीक है। कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों इसका, ये रहेगा ए का 2 जैसे अपन बात करें। ठीक है जी, फिर बी का 4 हो जाता है आपका, और फिर आपका सी का 1 हो जाता है, और फिर बचा कौन सा आपका, ये लीवर के लिए हो जाता है। ठीक है जी, तो ये था आपका सही जवाब। हम पहुंच जाते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। Which of the following statement is logically equivalent to the statement no horses are feline? तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों आपका
ए, दैट इज नो फेलाइंस आर हॉर्सेस। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। इफ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप टू दैट एवरीबॉडी इज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज इक्वल चांस, जहां जहां इक्वल चांस की बात आ जाती है वहां प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगती है। ठीक है जी, इसमें तो कोई दो राह होने ही नहीं चाहिए। अब हम पहुंच जाएंगे दोस्तों आपके सीन पैसेज, अनसीन पैसेज के पास पहुंच जाएंगे। तो इसके हम क्या चर्चा करें, एक बार आप इसको बहुत धैर्य से पढ़ते तो बहुत स्पष्ट से इसने क्या करके रखे थे कि आंसर दे के रखे थे। जैसे एक आंसर ये जामनगर यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा। अब मैं पहुंच जाता हूँ इसके सीधे क्वेश्चंस पर दोस्तों। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल प्लूरिज्म इन द नॉर्म्स बिकॉज नो सिंगल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स कैन सिंगल हैंडली एड्रेस ऑल दी हेल्थ कंसर्न, है ना। इसलिए तो हम जा रहे हैं कि सबको जोड़ करके हम काम करें, है ना, सभी अलग अलग अप्रोचेस को जोड़ दें। तो यहाँ पर ये इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग आगे। लिखा हुआ है चूज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ये क्या किसी विशेष उसके बारे में था क्या? ये नहीं। ठीक है, एलोपैथी विशेष की बात कर रहा है, स्पेसिफिकली बात कर रहा है, आयुर्वेदा स्पेसिफिक बात कर रहा है, होम्योपैथी स्पेसिफिक बात कर रहा है, वो सबको जोड़ने की बात कर रहा है। दैट्स व्हाई द हेडिंग वुड बी बेटर, होलिस्टिक हेल्थ केयर इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन, अगर ये सवाल पैराग्राफ नहीं भी होता तो ये करंट अफेयर्स का सवाल भी है दोस्तों कि ये जामनगर जो है गुजरात, तो वहां पर इसको स्थापित किया गया है। पैराग्राफ की पहली ही लाइन में इसका जवाब दिया है दोस्तों कि अबाउट 80% जो हैं लोग, है ना, आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट द परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट यूज द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इन सम वेज और द अदर इज अबाउट 80%, लगभग 80%। आप देखेंगे पैसेज को तो आपको पहली ही पंक्ति में दिखेगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम आर फॉल्स, कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है जी। अब आप खुद देख लीजिए, कॉमन सेंस से अगर पैसेज नहीं पढ़े तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। ईच सिस्टम इज यूनिक, अपने आप में अलग है, बिल्कुल सही जवाब है। दे इंक्लूड आयुर्वेदा, न्यूरोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा, सोबा, रिक्पा एंड होम्योपैथी, ये भी होता है इसमें। मॉडर्न हेल्थ साइंस प्रेसिडेड देम, ये नहीं है। ईच सिस्टम हैज एन एसेंशियली सिमिलर फिलोसॉफी, सबकी सिमिलर फिलोसॉफी है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। तो आंसर होना चाहिए ए एंड सॉरी क्या पूछा जा रहा है इसमें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आर फॉल्स, कौन कौन सा गलत है? तो सी एंड डी गलत है। हाँ, ये और ये सही है, तो ये और ये गलत हैं, तो आंसर वुड बी थर्ड। ठीक है जी। चलिए ये हो गए दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने सॉल्व किए हुए हैं, और देखेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, हम इसका अलग से चर्चा करेंगे। पर पेपर इतना कठिन नहीं था। अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे मैथ्स रीजनिंग बनती है तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 10 सवाल तो वहां पर स्पष्ट आपसे बनना चाहिए। 5 नंबर जो आपके अनसीन पैसेज के बहुत सिंपल आया था, तो 25-30 का स्कोर बहुत एवरेज स्कोर रहेगा आपका पेपर 1 के अंदर। हम पेपर 2 के भी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको आंसर बताए हैं कि क्या आंसर है, मैंने डिस्कस नहीं किया है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो और बनाएंगे। तो बने रहिए आप लोग फेयर कॉपी यूट्यूब चैनल के साथ। और बेस्ट विशेष सभी को। मैं तो चाहता हूं कि सभी का पेपर निकल जाए और सभी जेआरएफ वाले। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।